भारत के कानून को लचीला यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल उसमें कहा जाता है कि भले ही चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक अपराधी ने थोड़े बहुत नहीं 7 कत्ल किए थे, उसके खिलाफ सबूत थे, उसके खिलाफ अदालत ने सजा भी सुना दी थी। उसे कहा गया था कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाए। दरअसल पुलिस एक गलती कर जाती है। गलती कुछ ऐसी होती है कि जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तब उसकी उम्र कागजों के हिसाब से 12 साल 6 महीने के आसपास होती है, लेकिन पुलिस उसकी उम्र दिखाती है 22 साल। उसने इसी बात का आधार बनाया और आधार बनाने के बाद कोर्ट से अपील की। कोर्ट ने उसकी बात को पूरी तरह से सुना और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको बरी कर दिया जाए। 7 कत्ल करने के बाद भी उसे बरी कर दिया जाता है। 7वां कत्ल जो उसने किया था वो 8 महीने के गर्भ में पल रहे बच्चे का किया था। जब वो कत्ल कर रहा था तो उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई, लेकिन उसकी बातों पर कोर्ट को जरूर दया आ जाती है। इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आने लगेगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। दरअसल पुणे का ही कर्वे रोड पर एक सागर स्वीट्स मार्ट के नाम पर एक बहुत ही मशहूर दुकान हुआ करती थी एक दौर में, जिसके मालिक होते थे केसरी राठी। उनका एक बेटा जिसका नाम संजय राठी होता है। दरअसल बात कर रहा हूं 26 अगस्त 1994 की। दोपहर का समय हो रहा था। इसी वक्त उनके घर, जो कि इनका घर शीला विहार कॉलोनी का हिमांशु अपार्टमेंट लगता है, हिमांशु अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 6, वहां से फोन आता है। जैसे फोन आता है तो बताया जाता है कि जो तुम्हारी बहन है हेमलता, वो आई हुई है। दरअसल हेमलता इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आई थी, उससे कुछ जरूरी काम था, इसलिए उसने कहा कि मैं रक्षाबंधन के बाद आऊंगी अपने भैया से राखी बंधवाने के लिए। हेमलता को संजय राठी से राखी बंधवानी थी, इसलिए वो घर पे पहुंच जाती है। साथ में उसका बेटा होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है और उसको लेके आया था उसका पति जिसका नाम श्रीकांत होता है। जैसे ही सूचना मिलती है, संजय इतना खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा। अपने पिताजी से कहता है कि दोपहर का खाना आज मैं लेके आऊंगा, इसलिए बाइक लेके जाता है, सीधा घर पहुंचता है। घर जाने के बाद अपने जीजा जी को प्रणाम करता है और हाथ पाथ मिलाता है, खुश होता है। खाना तैयार हो जाता है। जब खाना तैयार होता है तो जीजा जी को अपने साथ लेकर, यानी कि संजय राठी अपने जीजा श्रीकांत को साथ लेकर सीधा दुकान पे पहुंच जाता है और दुकान पे वहीं बहुत सारी बातचीत करते हैं। ये दोपहर के लगभग 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास वहां से निकला था और वो अपने दुकान पे पहुंच जाता है। हर रोज रात को 8-9 बजे के आसपास जब दुकान बंद होती है तभी वो घर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जीजा जी आए हुए हैं, तो इसलिए शाम 7 जैसे बजते हैं तो अपने पिताजी से कहता है, केसरी राठी से संजय राठी, कि मुझे घर जाना है, हम घर पे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए आज जितनी जल्दी हो सके तुम भी दुकान बंद करके घर पहुंच जाना। अब संजय राठी अपने जीजा श्रीकांत के साथ जैसे ही अपने फ्लैट पहुंचता है, जो कि इसका फ्लैट होता है शीला विहार कॉलोनी हिमांशु अपार्टमेंट 2nd फ्लोर फ्लैट नंबर 6। जैसे वहां जाता है, दरवाजे घंटी बजाई जाती है, पता चलता है कि दरवाजा तो लॉक हो रहा है। आवाज लगाते हैं तो कोई आवाज नहीं आती। जीजा और साले दोनों वहां खड़े हुए हैं। 10 मिनट तक वेट करते हैं। इसी बीच में जो लड़का होता है संजय, वो अपनी जीजा से कहता है कि नौकरानी तो हमेशा रहती है, लेकिन आज नौकरानी भी नहीं है, माँ का भी कुछ आता पता नहीं है, दोनों बहन भी ऐसे ही हैं, माँ कहाँ गई है। दरअसल उसकी जो बीवी थी जिसका नाम बबीता होता है, वो लगभग 8 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे लगता है कि शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके गए होंगे। तभी याद आता है तो नौकरानी का क्या काम है हॉस्पिटल जाने का। वो परेशान हो जाता है, इसलिए सीधा अपने पिताजी को फोन करता है और पिताजी को फोन करने के बाद कहता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं दरअसल चाबी लेने के लिए आ रहा हूँ। एक चाबी घर पर रहती है परिवार वालों के साथ, तो दूसरी चाबी रहती है उसकी दुकान पर। अब वो दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है अपनी बाइक लेकर, सीधा चाबी लेकर जब आता है, आने के बाद दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलकर जैसे अंदर उसने प्रवेश किया तो सबसे पहली नजर उसकी पहुंच जाती है रसोई में। रसोई में जो देखता है, देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 32 साल की उसकी जो नौकरानी होती है, सत्यभामा सुतार नाम होता है जिनका, जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी और जगह जगह ब्लड पड़ा हुआ था। ये दृश्य देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरवाजा बाहर से बंद हो रहा है, ये सब किसने किया। अब थोड़ा सा और आगे जाता है तो एक कमरे में जाकर देखता है तो कमरे में उसकी माँ, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, नाम मीराबाई राठी होता है। अपनी माँ को खून से लथपथ देखने के बाद हालत खराब हो जाती है और पास में ही उसका भांजा, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास है, प्रतीक, वो भी अपनी नानी के पास में पड़ा हुआ है। एक कमरे में जाते हैं, इनके दूसरे कमरे में जाते हैं, जाकर देखते हैं तो उसकी जो पत्नी है बबीता और उर्फ नीता, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, उसकी भी लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ पड़ी हुई है। साथ ही उसका 2.5 साल का एक बेटा है चिराग, वो भी वहीं पड़ा हुआ है। पत्नी उसकी 8 महीने की गर्भवती होती है, पत्नी भी उसकी मरी हुई पड़ी है। अब वो दूसरे कमरे में जाता है, यानी कि पहले कमरे में माँ, दूसरे कमरे में उसकी पत्नी होती है, तीसरे कमरे में जब जाकर देखता है तो उसकी जो बड़ी बहन है
हेमलता, जो आज ही उससे राखी बंधवाने के लिए आई थी, 26 साल की जिसकी उम्र लगभग, वो उस कमरे में जाता है तो बहन भी उसकी मरी हुई पड़ी है, वो भी खून से लथपथ थी। कैसे हुआ, क्या हुआ, जब वो अपनी बहन, छोटी वाली जो बहन होती है जिसका नाम प्रीति होता है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, ये 7वां सदस्य है घर के अंदर। अगर पेट में जो गर्भ में पल रहा है उसकी संख्या करें तो 8 सदस्य हो जाते हैं। छोटी बहन ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, तभी बाथरूम की तरफ जब जाते हैं तो वो बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई हैं, एक लाश जो गर्भ में पल रही थी वो भी मर जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है, जोर जोर से शोर मचाते हैं। आसपास के फ्लैटों में जो लोग थे वो दौड़ के उधर पहुंचते हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद 1 ही घंटे या 2 घंटे में 7 भीभत्स हत्याएं जब होती हैं तो पूरा पुणे शहर हिल जाता है। शाम की संध्या टाइम्स से अगर खबर, जो अखबार आते हैं उसमें खबर छपती है कि इस तरह से एक स्वीट्स बेचने वाले एक राठी साहब के परिवार की किसी ने हत्या कर दी है। हत्या का कारण क्या है हर कोई जानना चाहता था, क्यों हत्या हुई है इस कारणों को जानना चाहता था। जीजा और साले का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, पिता तक की सूचना पहुंचती है, पिता भी आते हैं तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा था। इनके कुल मिला के घर में पल रहे बच्चों सहित 3 हो जाते हैं और बाकी 4 महिलाएं थी। 4 3 7 या 8 5 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे जिसमें एक बच्चा घर में पल रहा था। टोटल मिला के संख्या 8 हो जाती है। 8 के 8 की हत्याएं कर दी जाती हैं, सबको चाकुओं से गोद कर मारा जाता है। किसने मारा है, क्यों मारा है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता। लगभग पुलिस इसमें सैकड़ों लोगों को रडार पर लेती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े इस परिवार से हर व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल ही नहीं पा रही थी। तब परिवार के लोगों को बिठाया, बिठाने के बाद तसल्ली से संजय राठी से पूछा कि कोई भी ऐसा क्लू जिसे तुम याद कर सकते हो, तुम बता सकते हो कि आखिरकार कौन हत्या कर सकता है। क्योंकि हत्या करने के पीछे एक वजह थी, वजह ये थी कि घर में जब अगर उनके लूटपाट की भी घटना हुई थी, लेकिन लूटपाट करने वाले घर के अंदर, कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। यानी कि दरवाजा आराम से खुलवाया जाता है, अंदर जाते हैं और जाने के बाद आराम से दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए यहीं से पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि कोई ना कोई ऐसा परिचित है जो इस घर के बारे में पहले से बहुत सारी जानकारी रखता है। तो इसलिए पुलिस ने कहा कि ऐसा कौन परिचित है जो घर पर आने पर किसी को कोई ऐतराज ना हो। संजय को जब ये बात पता चलती है, संजय जब इस बात को याद करता है तो कहता है कि साहब एक व्यक्ति है जो घर में कभी भी आ जा सकता था, उसका नाम लिया जाता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, जाकर देखती तो वो वहां पर था ही नहीं, वहां पर गायब था। साथ में उसके 2 और दोस्त होते हैं, कुल मिला के 3 बंदे होते हैं। एक का नाम राजू सिंह होता है, दूसरे का नाम नारायण राम चेतराम होता है और तीसरा साथी इनका जितेंद्र होता है। तीनों एक जगह चौल में रह रहे थे। वहां जाके देखते हैं तो चौल में वो थे ही नहीं, वहां से वो गायब थे। अब पुलिस ने उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है राजू सिंह नाम का जो व्यक्ति होता है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का एक मुकलावा, एक जगह लगती है, गांव लगती है, वो वहां का रहने वाला होता है। पुलिस जब वहां जाती है तो उसके बारे में पता करती है। दरअसल ये जो लड़का होता है 1 जून 1994 को अपने घर से पुणे निकला था खाने कमाने के लिए। गांव के ही बाकी कुछ लोग थे जो खा कमा रहे थे पुणे में, तो ये नौकरी ढूंढता है। तो इसे 8 जून 1994 को ये मिठाई की दुकान पर नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी तनख्वाह थी कुल 600 रुपए। वो चाह रहा था कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। हालांकि उसने 2-2.5 महीने के आसपास काम किया था, लेकिन 2-2.5 महीने काम करने के बाद भी उसको लग रहा था कि उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि वो नौकरी छोड़कर यहां से चला जाता है। अब नौकरी छोड़कर चला जाता है, यही एक ऐसा शख्स था जो दोपहर में जाता था और घर से खाना लेके आता था। उसके आने जाने पर कभी किसी को पाबंदी नहीं होती थी, वो ही आता जाता रहता था। अब पुलिस को इस राजू की भी तलाश थी, साथ ही उसके नारायण राम, चेतन राम की भी तलाश थी और जितेंद्र, इन तीनों की तलाश थी। इन तीनों को तलाश करने के लिए पुलिस ने जब इधर उधर दबिश देना शुरू कर दिया तो आखिरकार 14 अक्टूबर को तो ये मिल जाता है, क्या नाम इसका, राजू सिंह, जो खुद ही सरेंडर कर देता है। और ये जो नारायण राम, चेतन राम होता है, ये और दूसरा साथी इसका जितेंद्र, ये भी मिल जाते हैं। पुलिस इन तीनों को जब हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद दरअसल राजू सिंह जो होता है वो पुलिस को कहानी बताता है। कहता है कि मैं पूरी कहानी बता दूंगा, लेकिन आप मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत। दरअसल उसने कहता है कि वो मैंने कोई कत्ल ही नहीं किया और जिस दिन की ये घटना हुई थी मैं उस दिन घटना को अंजाम भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती नारायण राम ने और जितेंद्र ने कहा था। जब पुलिस ने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओगे तो तुम्हारी मंजिल कुछ आसान हो जाएगी। फिर जो वो सरकारी गवाह बन जाता है और वो पूरे के पूरे सबूत उपलब्ध कराता है, यहीं से कहानी फिर निकल के सामने आती है। दरअसल वो बताता है कि पुणे आया था नौकरी करने के लिए, नौकरी थी मिली, लेकिन उसमें तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने उस नौकरी को बहुत कम समय में छोड़ दिया था। उसके 2 और साथी होते हैं, नारायण राम और जितेंद्र, उनकी भी नौकरी छूट जाती है और तीनों बेरोजगार घूम रहे थे। तभी एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना कहीं नई नौकरी तलाश करते हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नौकरी मिल नहीं पाती। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना किसी सेठ के घर में डाका डाला जाए, वहां से पैसे लूटे जाए और वापिस राजस्थान पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे कौन सेठ है जिसको आप जानते हो, तो राजू सिंह ने ही कहा था कि ठीक है तो मेरे सेठ के पास चलो, हो सकता है कि वहां से कुछ आपको माल मिल जाए।
और इसलिए उन्होंने तारीख चुनी थी 26 अगस्त 1994 को, और उससे पहले उन्होंने एक चाकू का इंतजाम किया। चाकू के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। जितेंद्र के हाथ में एक चांदी का कड़ा था, उसने उसे ज्वेलरी के पास बेचा, 90 रुपए का वो बिकता है, और अच्छा सा बढ़िया सा एक चाकू 55 रुपए का खरीद लेते हैं, एक छोटा सा चाकू जो कि जितेंद्र के पास रहता है। नारायण राम के पास बढ़िया सा चाकू था, अब उसे लेकर यहां से सीधे पहुंच जाते हैं। जब घर जाते हैं तो जाकर देखते हैं कि संजय राठे की जो बाइक है वो घर पे खड़ी हुई है। वो पीछे हट जाते हैं और ये दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये तीनों साथी राजू, नारायण राम और जितेंद्र तीनों इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही बाइक वहां से जाती है वो घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी बीच में राजू के दिमाग में क्या आता है कि वे घर में नहीं जाते, इस काम को नहीं करते, ये गलत काम है, वापस लौट पड़ते हैं। लेकिन जब राजू ने मना किया तो नारायण राम ने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा, जब यहां तक आए हैं तो अंदर तक भी जाते हैं। अब वो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले नौकरानी मिलती है। नौकरानी देखते ही दरवाजा खोल देती है उसकी आवाज सुन के, क्योंकि वो पहले भी आता रहता था। नौकरानी को यह नहीं पता था कि ये नौकरी छोड़ चुका है। 26 अगस्त 1994 की ये बात है। जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नौकरानी पूछती है क्या बात है, क्या मालकिन से मुलाकात करनी है। जैसे मालकिन की बात आती है कि मीराबाई राठी की बात आती है, मीराबाई राठी आती हैं, उनसे कहता है कि दो और अनजान शख्स एक दिन घर के अंदर जो प्रवेश करते हैं। तो मीराबाई राठी थोड़ा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास पैसा है, ज्वेलरी है, जो भी सोना चांदी है, तुम हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और पूरे घर को खतरा हो सकता है। इस बीच में बहुत तेज बारिश भी पड़ रही थी, और जब वो घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो फ्लैट के जितने भी दरवाजे थे उनको बाहर से बंद कर रहे थे ताकि वो खुल ना जाए। जो शोर मच था वो बारिश की आवाज से वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और सबसे पहले मीराबाई राठी को उससे कमरे में लेके जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत सामान वहां से मिलता है, बताते हैं कि एक 100 के नोट की गड्डी थी, एक 50 के नोट की गड्डी थी और एक 500 के नोट की गड्डी थी, थोड़े से ज्वेलरी थी, शायद 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास की ज्वेलरी रही होगी, ये थोड़ी बहुत नकदी थी। सबसे पहले इसे नारायण राम चेतन राम ने सबसे पहले जो इस घर की मालकिन होती है मीराबाई राठी को वो चाकुओं से गोद देता है, वो मर जाती है। उसके बाद इस घर के जो संजय राठी उसकी पत्नी है बबीता उर्फ नीता, उसके पास जाता है, जो गर्भवती होती है लगभग 8 महीने की। उसके पास भी जाकर वही डिमांड करते हैं कि भाई जो पैसे हैं, सोना चांदी है, दे दो, नहीं तो हम तुम मार डालेंगे। उसने हल्का फुल्का विरोध किया तो उसने उसको भी मार दिया, यानी कि उसको भी मारा, साथ में जो उसका बच्चा पेट में पल रहा था वो भी मर जाता है, और 2.5 साल का जो उसका बेटा चिराग होता है वो भी मारा जाता है। अब यहां से राजू से कहा जाता है कि जो उसकी छोटी बहन प्रीति होती है इसको तुम बाथरूम में लेके जाओ, वहां ले जाने के बाद इसको मार दो। वो जाकर उसके एक मशीन रखी हुई थी, मशीन की जो डोरी थी, डोरी से उसका राजू गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, वो बच जाती है, मरती नहीं है। इसके बाद नौकरानी के पास जाते हैं, नौकरानी के पास जाकर उसकी भी इसी तरह से हत्या कर देते हैं। अब हेमलता और उसका जो बच्चा है वो बच जाता है। उसके पास जाते हैं तो हेमलता लड़ने लगती है, यानी कि फाइट करने लगती है। तभी वो उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने फाइट करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। बच्चे की जिंदगी या सलामती चाहती हो तो इस बच्चे को हमें दे दो। बच्चा दे दिया जाता है और उसे राजू से ही कहा जाता है कि इस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ आओ। तो लेकिन जितेंद्र कहता है कि मैं इसको छोड़ के आ जाता हूं। जितेंद्र उसकी नानी के पास छोड़ना चला जाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि चाकू से गोद देता है। जितेंद्र ने अभी तक एक ही मर्डर किया था, ये वाला। अब यहां से सीधा ये जो हेमलता होती है उसको मार दिया जाता है। अब नारायण राम उसका मारने के बाद जब वो तड़प रही थी तब उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। राजू सिंह ने मना किया कि इसका रेप मत करो। जब यहां से सारा सामान समेटकर जब हम यहां से निकल रहे हैं तो प्रीति अभी जिंदा थी, जो कि बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। उसकी जो करहाने की, उसकी जो रोने की आवाजें आ रही थी। तभी नारायण राम सीधा बाथरूम में जाता है। बाथरूम जाने के बाद कहता है कि तुम्हें एक काम दिया था, तुम उसे भी ढंग से नहीं कर पाए, यानी कि 6वां मर्डर या 7वां मर्डर भी इसी ने किया था, नारायण राम ने। राजू को बनाया गया 120 का मुलजिम और वो सरकारी गवाह बन जाता है। लेकिन मामला अब जब कोर्ट में चलता है तो कोर्ट में चलने के बाद गर्भ सहित बच्चे की बात करें तो 7 कत्ल नारायण राम करता है और 1 कत्ल करता है जितेंद्र। मामला कोर्ट में चलता है। निचली अदालत 23 फरवरी 1999 को निचली अदालत से फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है नारायण राम को, साथ ही उसका जो साथी होता है जितेंद्र को। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो 22 जुलाई 1999 को हाईकोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है मामला साल 2000 में, तब भी मामला ये इन पर दोनों की जो फांसी की सजा थी बरकरार रखी जाती है। वक्त ऐसे चलता रहता है, बार बार अपील कर रहे थे। इसी बीच में अपील की जाती है जितेंद्र की तरफ से। अक्टूबर 2016 की बात है, राष्ट्रपति इस अपील को स्वीकार कर लेते हैं और इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। जैसे उम्र कैद में तब्दील करते हैं तो उसमें यह भी कहा जाता है कि जब तक ये जिंदा हैं तब तक ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे, जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि मरणोपरांत ही ये जेल से बाहर जा सकते हैं। इसी बीच में नारायण राम के दिमाग में एक बात आती है। वो अपने वकील से बात करता है और कहता है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब उसकी उम्र कम थी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो उपलब्ध कराए जाते हैं तो 12 साल 6 महीने के आसपास की उम्र थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया गया था 22 साल। ये बात अब तक निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तक नहीं ध्यान में आई। लेकिन अचानक ही साल 2018 में उसको याद आती है, और जब साल 2018 में बात याद आती है तो उसके बाद फिर मामला
सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनः सुनवाई होती है। सुनवाई करने के बाद इसको साल 2023 मार्च का वो महीना था, नारायण राम जिसने क्या गर्भ में पल रहे बच्चे सहित 7 कत्ल किए थे, उसको बरी कर दिया था, इसको छोड़ दिया जाता है। और वो जब छूटता है तब ये खबर सुर्खियां बन जाती है कि लगभग 28 साल बाद जिस कातिल ने 7 कत्ल किए थे वो छोड़ दिया जाता है। कानून लचीला था शायद इसलिए 7 कत्ल करने के बाद भी वो आज भी अपने माँ के साथ इस आराम से घूम रहा है, फ्री है। एक पत्रकार ने जब उसका फोटो खींचा तो वो मुस्कुराते हुए हंसते उसने अपने फोटो खिंचवाया, जैसे क्या उसने कोई पाप किया ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जो इसका एक और आरोपी होता है जितेंद्र, जिसने क्या एक बच्चे का मर्डर किया था, जिसे नानी के पास छोड़ने जाता है, उसको चाकू से गोद देता है, वो आज भी सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। लेकिन इस कहानी का मुख्य आरोपी, मेन आरोपी जो था नारायण राम, चेतन राम, वो आज भी सलाखों से बाहर है, आराम से फ्री घूम रहा है। दोस्तों, जाते जाते सुमित नेपाली हैं, उनकी पत्नी है ऐश्वर्या, उनकी ऐश्वर्या सेन का आज जन्मदिन है, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रितिका यादव जो कि दिल्ली से हैं, राहुल कुमार, आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जुबैर अली हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, रंजीत सिंह, अश्वनी कुमार पांडे, सुबोध कुमार, राजदीप सिंह, उनकी पत्नी संगीता पूनिया है, मोहम्मद नजबुल, उदय भान शर्मा, राशिद खान, विकास यादव, राकेश सिंह, प्रियांश गौतम, एहसान शेख, देव कुमार, इकबाल खान, दिनेश कुमार, हरेंद्र प्रताप सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।